मेहनत का बगीचा। एक बार एक गांव में मनीराम नाम का एक माली रहता था। अपनी जीवनी चलाने के लिए मनीराम दिन में घर घर जाकर मछलियां बेचता और शाम को गांव के एक धनी व्यक्ति रतनलाल के बगीचे की देखभाल करता था। ऐसा मनीराम पिछले 10 वर्षों से कर रहा था। मनीराम उस बगीचे की देखभाल बिल्कुल खुद के बगीचे की तरह करता। वो जब भी उस बगीचे को देखता तो उसके मन में ख्याल आता कि एक दिन वो भी ऐसा ही बगीचा खरीदे, लेकिन उसके पास कभी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना एक बगीचा खरीद सके। एक दिन मनीराम बगीचे की देखभाल करके घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या ये घर रतनलाल जी का है? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या आपको उनसे कोई खास काम है? मैंने सुना है कि रतनलाल जी अपने फल का बगीचा बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे उसी सिलसिले में मिलने आया हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। नहीं, इतने कम पैसे में मैं ये बगीचा आपको नहीं बेच पाऊंगा। उस दिन मनीराम ने घर जाकर सोचा कि क्यों न वो रतनलाल से बगीचा खरीदने की बात करे। उसके पास रतनलाल को देने के लिए उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि उसे एक बार तो रतनलाल से बात करनी ही चाहिए। शायद बात करके कोई हल निकल जाए। पूरी तरह से सोच समझने के बाद मनीराम दूसरे दिन बगीचे में जाता है और रतनलाल से अपने मन की बात कहता है। सेठ जी, आप ये बगीचा बेचना चाहते हैं ना? हाँ मनीराम, सोच रहा हूँ अपना बगीचा और घर बेचकर अपने बेटे के पास शहर चला जाऊं। सेठ जी, मैं आपका ये बगीचा खरीदना चाहता हूँ। आप ये बगीचा कितने में बेचेंगे? ये हरा भरा बगीचा मैं कम से कम 1000 सिक्कों में बेचूंगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए केवल 500 सिक्के ही हैं। तुमने इतने साल इस बगीचे को संभाला है, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं दाम कम करके 700 सिक्के कर सकता हूं। सेठ जी, आपको शहर जाने में लगभग 2 महीना लग जाएगा। क्या मैं अभी आपको 500 सिक्के दे दूं और बाकी के 200 सिक्के मैं अगले 2 महीने में 100 करके आपको दे दूंगा? ठीक है, मुझे मंजूर है। मनीराम खुशी खुशी अपने घर जाता है। अब वो अपने बगीचे खरीदने के सपने से केवल 1 महीना दूर था। 1 महीने में 200 सिक्के कमाना मनीराम के लिए आसान नहीं था, लेकिन मनीराम ने दुगनी ताकत और लगन से मेहनत करना शुरू कर दिया। मनीराम अब सूरज की पहली किरण के साथ उठता, वो काम पर निकल जाता। अब मनीराम ने सुबह मछलियों के साथ साथ फल भी बेचना शुरू कर दिया और शाम को उसी लगन से अपने होने वाले बगीचे की देखभाल करता। इस तरह दिन रात कड़ी मेहनत करके मनीराम ने थोड़े थोड़े करके बाकी के 200 सिक्के भी रतनलाल को चुका दिए। आज से ये बगीचा तुम्हारा हुआ मनीराम। और इस तरह अपनी मेहनत से मनीराम ने अपना बगीचा खरीदने के सपने को पूरा किया। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ,
भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूँगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। गलती से गलती। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था।
परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ साथ 8 साल का चेतन और 7 साल की वाणी भी रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी वाणी ने कहा, भैया, मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। काश कल हम स्कूल की छुट्टी कर पाते। मेरे पास एक आइडिया है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चेतन ने वाणी की कान में कुछ कहा और फिर दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी, वाणी को बहुत तेज बुखार है। क्या? वाणी अपने कमरे में एक बहुत भारी कंबल ओढ़कर बैठी थी। फिर जैसे ही उसकी मम्मी और चेतन कमरे में आए, वाणी ने जल्दी से कंबल हटा दिया। मम्मी ने वाणी को हाथ लगाया तो भारी कंबल की वजह से उसका शरीर गर्म था। वाणी को तो बहुत तेज बुखार है। लो वाणी, जल्दी से दवाई पी लो। देखना, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया, ये दवाई तो बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कल की छुट्टी तो हो गई। लेकिन इस बार उनकी ये छोटी सी शरारत बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। अगले दिन बिना किसी बीमारी के दवाई खाने की वजह से वाणी का पेट दर्द करने लगा। भैया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। चेतन अपने दादाजी के कमरे में गया। उसने दादाजी के दवाई के डिब्बे को खोला और उसमें से एक पीले रंग की दवाई लेकर वाणी के पास वापस आया। ये लो, कुछ दिन पहले दादाजी का पेट दुख रहा था, तब उन्होंने भी यही पीली वाली दवाई खाई थी। वाणी ने तुरंत वो दवाई खा ली, लेकिन इससे उसका पेट दर्द और बढ़ गया। भैया, ये पेट दर्द तो और बढ़ गया। क्या? रुको, मैं दादाजी के दवाई के डिब्बे से कोई और दवाई लेकर आता हूँ। चेतन, मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी। चेतन, याद रखना, दवाइयों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बीमार होने पर ही खाई जाती हैं, और अगर बिना किसी बीमारी के इन्हें खाया जाए तो इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है दादाजी। ये कहकर चेतन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गया। उसने वाणी को वो दवा खिला दी, जिससे वाणी की तबीयत और बिगड़ गई। वो दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। वाणी को रोता देख चेतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी रोने लगा। ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे तुम्हारी बीमारी का बहाना नहीं लगाना चाहिए था। दादाजी ठीक कहते हैं, हमें बिना किसी बीमारी के दवा नहीं खानी चाहिए। तभी दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर दादाजी उनके कमरे में आए। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? चेतन ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, गलतियां गलती से ही होती हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को बड़ों से छिपाते हैं तो वो गलती गुनाह बन जाती है। इसलिए कुछ भी गलत होने पर हमें इसके बारे में सबसे पहले घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो समय रहते उस गलती को ठीक कर सकें। ठीक है दादाजी, आज से कुछ भी गलती होने पर हम सबसे पहले बड़ों को बताएंगे। इसके बाद दादाजी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने वाणी की ठीक से जांच कर उसे दवाई दी, जिससे वो जल्द ही ठीक हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी गलती होने पर हमें इसके बारे में जल्द से जल्द घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो अपनी समझदारी से उस गलती को समय रहते ठीक कर सकें।